नमस्कार, मैं हूं करिश्मा और बंसल न्यूज की खास पेशकश आयुष्मान में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हम हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी देते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर क्षितिज मावदे, जो बंसल हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर क्षितिज, आपका बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो आज हम बात करने वाले हैं हृदय रोग के बारे में और गर्भावस्था के बारे में। अगर इससे जुड़ी आपके पास कोई भी समस्या है तो हमारे नंबर्स लगातार टेलीविजन स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं और डायरेक्ट आप डॉक्टर क्षितिज से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा का विषय। डॉक्टर क्षितिज, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी कि गर्भावस्था का हृदय और इसके साथ ही रुत परिसंचरण तंत्र पर क्या आखिर प्रभाव पड़ता है? हाँ जी, ऐसा है कि हृदय जब जो गर्भावस्था होती है उसमें एक ये समझ लीजिए कि एक महिला को एक साथ दो ज़िंदगी कैरी करना पड़ती हैं, मतलब बच्चे की भी और माँ की भी। तो उसके लिए हृदय के बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर जो खून की मात्रा है वो बढ़ने लगती है। तो एक्चुअली 4 से 5 हम ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिसमें हम बता सकते हैं कि क्या फ़र्क हृदय के और रक्त परिसंचरण तंत्र पे पड़ता है। पहली तो चीज़ है कि रक्त की मात्रा बढ़ने लगती है। जो जैसे हम बोलें कि यदि किसी महिला में जो कम से कम ये बोल सकता हूँ मैं कि 30 से 50% रक्त जो होता है, जो नॉर्मल महिला का जो रक्त होता है, जितनी मात्रा होती है प्रेगनेंसी के पहले, गर्भावस्था के पहले, उससे 30 से 50% टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड बढ़ जाता है। कुल मात्रा जो होती है खून की वो बॉडी में बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ ये होता है कि धीरे धीरे करके उसका हीमोग्लोबिन भी, जो टोटल जो हीमोग्लोबिन जो लाल रक्त कणिकाएँ जो शरीर में होती हैं वो भी बढ़ती हैं। इसके अलावा 1 सेकंड के अंदर या 1 मिनट के अंदर हम बोलते हैं, जैसे 1 मिनट के अंदर जो हृदय से जितना खून जो जाना चाहिए बॉडी के अंदर, उसकी टोटल मात्रा भी बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चे को और माता को दोनों को खून की ज़रूरत होती है, तो वो बढ़ जाती है। साथ में एक फ़र्क जो पड़ता है वो होता है माता के ब्लड प्रेशर पे, क्योंकि जनरली जो ब्लड प्रेशर होता है वो 5 से 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी जो होता है वो नॉर्मल अवस्था से कम हो जाता है। तो ये 4-5 बिंदु हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड जो होता है, टोटल खून की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है। 1 मिनट के अंदर हृदय से पास होने वाला या निकलने वाला जो खून की मात्रा है वो भी बढ़ जाती है। इसके अलावा जो बीपी है थोड़ा कम हो जाता है। एक और बात होती है कि महिला का हृदय गति जो होती है वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है, और जो बेसलाइन उसका वैल्यू है, जो प्रेगनेंसी के पहले जो उसकी नॉर्मल हृदय गति रहती है, सपोज 80 या 70 रहती है, तो उससे 10 या 20% ज़्यादा हृदय गति उसकी हो जाती है जब तक वो पूरी प्रेगनेंसी 9 महीने तक कंप्लीट नहीं कर लेती। और धीरे धीरे करके ये सारी जो चीज़ें हैं प्रेगनेंसी के बाद, धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें अपने प्रेगनेंसी के बाद और प्रेगनेंसी के आने वाले 4 से 6 हफ्तों के अंदर वापस अपने नॉर्मल लेवल पे आना शुरू होती हैं, आ जाती हैं, बल्कि शुरू नहीं होती, आ जाती हैं। और इसमें एक बात ये भी होती है कि ये जो ये खून की मात्रा ये बढ़ती है या घटती है, इसका एक सीक्वेंस होता है, इसका एक तरीका होता है कि ये धीरे धीरे पहले 3 से 4 महीने में बढ़ती हैं, और करीब करीब 20 वीक तक आते आते, 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी तक आते आते ये अपने पीक पे पहुंच जाते हैं खून की मात्रा, और फिर इसी लेवल पे वो प्रेगनेंसी के आखिरी 9वें महीने तक रहती हैं, और फिर प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद वो अपने 4 से 6 हफ्ते में नॉर्मल लेवल पे आ जाते हैं। तो चलिए, ये हमने जाना कि गर्भावस्था और इसके साथ ही हृदय और रक्त परिसंचरण तंत्र पर आखिर कैसे प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर क्षितिज हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर क्षितिज, एक सवाल और भी है, क्या सभी महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान हृदय से संबंधित परेशानियां होती हैं? नहीं, जो महिला पहले से ही नॉर्मल है, जैसे कोई भी हृदय रोग नहीं है, उसको इस तरीके की कोई परेशानी नहीं आएगी। हृदय जो होता है वो अपने आप में इतना परिपक्व होता है, इतना उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं प्रेगनेंसी के समय पे, वो इतने काबिल होते हैं कि वो जो प्रेगनेंसी का लोड है वो हृदय ले सकता है। तो इसलिए जो महिला पहले से नॉर्मल है, जिसके हृदय टोटली नॉर्मल है, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हृदय से संबंधित कोई बीमारी पहले नहीं हुई है, उसको ये परेशानियाँ नहीं होगी। तो जिन महिलाओं के हृदय पहले से कमज़ोर हैं, या उनके वॉल में कोई पहले से परेशानियाँ रही हैं, या उन्हें जन्मजात कोई हृदय के विकार होते हैं, जैसे दिल में छेद होना या इस तरह की कोई प्रॉब्लम रही है, उनको परेशानियाँ आ सकती हैं। लेकिन जो नॉर्मल महिलाएं, उन्हें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हृदय अपने आप में इतना परिपक्व और इतना मैच्योर हो चुका होता है प्रेगनेंसी के समय पे कि वो कुछ भी आपको सारा लोड वो कैरी कर सकता है, और उसको कोई भी दिक्कत ऐसी महिलाओं को नहीं आएगी।
चलिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने कही। हालांकि जिनको प्रॉब्लम है, जैसा कि आपने बताया कि किसी के हृदय में अगर छेद है तो उसको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन डॉक्टर क्षितिज, वो कौन सी आखिर इसके अलावा भी कौन सी विसंगतियां हैं या बीमारियां हैं जो गर्भावस्था में परेशान कर सकती हैं? हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल हृदय वाली महिलाओं को तो परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि कोई महिला का पहले से वॉल्व ख़राब है, यदि जैसे कोई वॉल्व है या तो उसमें सिकुड़न आ गई है या हृदय के किसी वॉल्व में लीकेज शुरू हो गया है, एक तो वो महिलाएं। दूसरी महिलाएं जिनको जन्मजात, जैसे मैंने बोला कि जन्मजात कोई हृदय में छेद की प्रॉब्लम थी या शिकायत थी। कुछ जन्मजात प्रॉब्लम ऐसी भी होती हैं जिसमें हृदय में छेद भले ही ना हो, लेकिन साथ में खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, जिसको बोलते हैं साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिसीज़, और शरीर थोड़ा सा नीला पड़ता है। उस टाइप की जो बीमारियां होती हैं वो महिलाएं, या कुछ महिलाएं जिनको कि जो बचपन में उनको कोई परेशानी थी और उन्होंने वो ट्रीटमेंट ले लिया, जैसे कि किसी को जन्मजात छेद की प्रॉब्लम थी और उसने वो छेद का ऑपरेशन करवा लिया है। सिमिलरली यदि किसी को वॉल्व की प्रॉब्लम थी और उसकी वॉल्व की सर्जरी हो चुकी है, दूसरा कोई वॉल्व उसको लग चुका है, तो ये जो महिलाएं होती हैं इनको प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज इसमें से भी जो महिलाएं ट्रीट हो चुकी हैं, जिनका कंप्लीट ट्रीटमेंट हो चुका है पहले, यदि उनका छेद पूरी तरह से बंद हो चुका है या जिनको वॉल्व रिप्लेसमेंट हो चुका है और उनको कोई अभी प्रेगनेंसी शुरू होने के पहले तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो उसमें उन महिलाओं को इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन ये जो महिलाएं, अच्छा तीसरा एक कैटेगरी इसमें ये भी है, ये तो मैं बात कर रहा हूँ जो संरचनात्मक डिफेक्ट होते हैं हृदय के, जिसमें छेद हो जाना या वॉल्व का ख़राब हो जाना। लेकिन एक चीज़ होती है, जैसे कोई महिला है जिसको पहले से ही बीपी की प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी शुरू होने के पहले से ही, या उसको प्रेगनेंसी के दौरान बीपी की शिकायत डेवलप हुई है, या कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनको कि शुगर रिलेटेड डायबिटीज़ डिटेक्ट हो जाती है प्रेगनेंसी के समय पे। तो ऐसी महिलाओं में थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन, थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। बाकी अदरवाइज यदि नॉर्मल हृदय है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, डॉक्टर क्षितिज, एक और चीज़ बताएं कि जिन महिलाओं को हृदय से संबंधित विसंगतियां हों, उन्हें आखिर गर्भावस्था के दौरान किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद हम सावधानियों पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये बताएं कि वो कौन कौन सी परेशानी हैं जिनका उन्हें सामना करना पड़ सकता है। परेशानियाँ जैसे मैंने बताया, यदि ये मतलब यदि उनको वॉल्व की परेशानी है या उनको पहले से कोई छेद वगैरह है, तो इसके जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक्चुअली हृदय में रक्त की मात्रा बढ़ जाती है और वो एक्स्ट्रा रक्त जो होता है वो हृदय को ही पंप करके बॉडी तक, शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाना होता है। तो जिनमें ऑलरेडी पहले से कोई डिफेक्ट है, चाहे छेद हो चाहे वॉल्व की लीकेज हो, तो उसमें हृदय के ऊपर ये एक्स्ट्रा बर्डन पड़ने लगता है। तो ऐसी महिलाओं को सांस फूलने की तकलीफ़ या हृदय गति एकदम अत्यधिक तेज़ हो जाने की तकलीफ़ होती है। जो सांस फूलने की तकलीफ़ होती है और जिसमें धीरे धीरे करके कभी कभी हृदय का पंपिंग फंक्शन भी कम होने लगता है, जिसको हम बोलते हैं कि पेशेंट हार्ट फेलियर में चला गया है, तो ये तकलीफ़ महिला को हो सकती है। दूसरा जो धड़कन तेज़ होने का जो हम बोलते हैं, जिसमें हम बोलते हैं पेशेंट को कभी कभी एरिथमिया हो जाते हैं, रिदम डिस्टर्बेंसेस, हृदय की जो नॉर्मल गति है उसमें अनियमितताएँ उत्पन्न हो जाती हैं, तो वो प्रॉब्लम महिलाओं में हो सकती है। चलिए, तो ये परेशानियां हैं जिनका महिलाओं को सामना करना पड़ सकता है। और इसके साथ ही डॉक्टर क्षितिज, आप कौन सी विसंगतियां, विकारों में गर्भाधारण करना सुरक्षित नहीं कहा जा सकता, ये बताएं। हाँ, देखिए WHO जो है, हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने प्रेगनेंसी और मतलब गर्भावस्था और हृदय रोग की जो महिलाएं हैं जिनको पहले से हृदय रोग है और जिनको गर्भावस्था भी है, इसमें उन्होंने कैटेगराइजेशन किया है कि कौन सी महिलाएं हैं जो, या कौन सी कंडीशंस हृदय की ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा असुरक्षित की जाएंगी। इसमें यहाँ तक बताया गया है कि कैसी महिलाओं को गर्भावस्था का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और ऐसा भी है कि यदि कोई गर्भावस्था है, तो यदि मान लीजिए गर्भावस्था हो भी गई है तो वो बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसी होगी। तो ये जो कंडीशंस होती हैं जिनका मैं बताना चाहता हूँ, ये हैं असुरक्षित कंडीशंस। तो इसमें असुरक्षित कंडीशंस में आता है, एक तो पहला होता है कि यदि पेशेंट का पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन है, मतलब जो राइट साइड का हार्ट होता है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो। यदि वो पहले से ही बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है प्रेगनेंसी के पहले से, तो ऐसी महिलाओं को प्रेगनेंसी की तरफ का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। दूसरा होता है कि यदि किसी पेशेंट में एक कंडीशन होती है जिसमें बोलते हैं मार्फान सिंड्रोम, जिसमें कि जो हर शरीर की जो महाधमनी होती है वो फैलना शुरू हो जाती है, तो उसकी एक सेट गाइडलाइन है, उसके एक सेट पैरामीटर हैं कि यदि वो महाधमनी का साइज़ 45 mm से ज़्यादा हो जाए ऑलरेडी प्रेगनेंसी के पहले, तो ऐसी महिलाओं को भी गर्भधारण नहीं करना चाहिए। तीसरी कंडीशंस आती हैं जिसमें आता है कि यदि पेशेंट को एओर्टिक डिसेक्शन है, वही जो जिस महाधमनी की मैं बात कर रहा हूँ उसकी लेयर्स में आपस में अनियमितताएं उत्पन्न हो गई हैं, एक एओर्टिक डिसेक्शन करके कंडीशंस होती है उसमें,
या एक हम बोलें कि जिसको पंपिंग फेलियर है, जिसका हार्ट फेलियर जिसको ऑलरेडी पहले हो चुका है और प्रेगनेंसी गर्भधारण करने के पहले ही उसका जो पंपिंग फंक्शन है वो 30% से भी कम है। नॉर्मली 60 से 70% पंपिंग फंक्शन होता है किसी भी सामान्य आदमी में, लेकिन यदि किसी महिला का पहले से ही 30% से कम है प्रेगनेंसी के ही पहले, तो ऐसी महिला को गर्भधारण नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एक होती है कंडीशन जिसको हम बोलते हैं पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी। ये भी एक प्रकार का हार्ट फेलियर है जो प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में पता चलता है, 5वें महीने प्रेगनेंसी के आखिरी 1 महीने और प्रेगनेंसी कंप्लीट होने के पहले 5 महीने के अंदर सडनली हार्ट फेलियर हो जाना किसी महिला का, वो आता है इस कैटेगरी में, पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी। तो जिस महिला को पहली डिलीवरी के समय या किसी पिछली डिलीवरीज के समय पे ये पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी डेवलप हुई तो उसका पंपिंग फंक्शन गिरा, लेकिन अभी भी वो पंपिंग फंक्शन पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं हो पाया है। यदि ऐसी भी कोई महिला है तो इसके बहुत चांसेस होते हैं कि यदि वो सेकंड टाइम प्रेग्नेंट होगी तो उसका पंपिंग फंक्शन फिर से गिर जाएगा। तो ऐसी महिलाओं को भी नहीं लेना चाहिए। तो ये तो मैं बात कर रहा था जिसमें कि गर्भधारण ना ही करें तो अच्छा है। इसके अलावा कुछ कंडीशन होती हैं जो बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में गिनी जाती हैं। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज का मतलब यही होता है कि यदि ऐसी कोई महिला प्रेग्नेंट हो गई तो इसको शुरुआत से लेके मतलब डे 1 से लेके या पहले महीने से लेके आखिरी के 90 महीने और डिलीवरी हो जाने तक चारों पांचों डॉक्टर्स जो है, जिसमें होती हैं महिला रोग विशेषज्ञ, उसमें होते हैं हृदय रोग विशेषज्ञ, और यदि ज़रूरत पड़ी तो हृदय की जो सर्जरी वाले डॉक्टर होते हैं जिनको बोलते हैं CVTS सर्जन्स, और इन सब के फॉलोअप में रहना चाहिए या इन सब की निगरानी में अपना पूरा डिलीवरी और उसके प्रसव करवाना चाहिए। तो ये जो कंडीशंस होती हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी की, इसमें होता है एक तो मैकेनिकल प्रोस्थेटिक वॉल्व, वो महिलाएं जिनका वॉल्व पहले बदल चुका है और उनको धातु का कोई वॉल्व लगाया गया है जिसको मेटेलिक प्रोस्थेटिक वॉल्व बोला जाता है, ऐसी महिलाएं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था एक पुरानी कंडीशन की मार्फान सिंड्रोम है, उसकी सेट गाइडलाइन है कि 45 mm के ऊपर, लेकिन यदि धमनी का साइज़ 45 ना होकर महाधमनी का साइज़ 40 से 45 के बीच में है तो ऐसी महिलाएं, या ऐसी कोई महिलाएं जिनको पहले से ही, जिसको मैंने बोला था कि कुछ जन्मजात बीमारियाँ होती हैं जिसमें रक्त में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और शरीर थोड़ा नीला पड़ता है, जिसको हम साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिसीज़ बोलते हैं। तो ऐसी कोई महिला जिसका साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिसीज़ रहा हो और वो अभी तक रिपेयर नहीं हुआ हो, उसकी पहले कोई सर्जरी नहीं हुई हो, तो ये ऐसी महिला, या और भी कुछ ऐसे जैसे एआर्टिक डिसेक्शन जो मैंने बोला था, महाधमनी का साइज़ जिन भी डिसीज़ में बढ़ने लगता है, एक और कंडीशंस होती हैं, कुछ और कंडीशंस होती हैं जिनमें ये महाधमनी का साइज़ बढ़ने लगता है, तो वो एक सेट गाइडलाइन से कम है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो ऐसी महिलाएं सारी हाई रिस्क में होती हैं। इनको सारा निगरानी के अंदर ही डिलीवरी का डिसीजन, मैंने प्रेगनेंसी का डिसीजन भी लेना चाहिए और उनको डिलीवरी भी पूरी उनकी निगरानी में ही होनी चाहिए। जी, तो डॉक्टर श्रुति जी, आपने बताया कि हाई रिस्क में कौन कौन सी महिलाएं रहती हैं और उनको किस तरीके से सावधानियां यहाँ पे बरतनी चाहिए, लेकिन ऐसी भी कुछ चीज़ें बताएं कि किन महिलाओं को जाकर डॉक्टर से सजेशन लेना चाहिए कि उनसे पहले सलाह लेनी चाहिए। जी, इसके लिए एक तो पहली बात तो यह है कि यदि कोई महिला नॉर्मल है तो उसको तो किसी तरीके की कोई सलाह की ज़रूरत नहीं है। हृदय रोग नहीं है तो इनको किसी भी तरीके से पहले से ही, मतलब किसी डॉक्टर की सलाह, गर्भधारण करने के पहले किसी डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं होती है। गर्भधारण करने के पहले की सलाह, जिसको हम बोलते हैं प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग या प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग, तो ये काउंसलिंग के लिए यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं। तो उनका कहना यही है कि वो महिलाएं जिनको पहले से ही हृदय के वॉल्व की शिकायत हो या जिनको पहले जन्मजात कंडीशंस हैं, कंजेनिटल हार्ट डिसीज़ जिसको हम बोलते हैं, जन्मजात दिल के छेद होने की कंडीशंस रही हैं, ऐसी महिलाओं को गर्भधारण करने के पहले भी अपने डॉक्टर को, अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ को या अपने हृदय रोग विशेषज्ञ को एक बार जाके मिल लेना चाहिए, ताकि वो उनका हृदय रोग विशेषज्ञ उसका इको कर सके और ये देख सकें कि गर्भधारण करने के पहले ही हृदय का स्टेटस, हृदय की कंडीशन क्या है, हृदय की अवस्था क्या है, क्या हृदय इतना परिपक्व है कि वो पूरी प्रेगनेंसी को अच्छे से उसका पूरा भार उठा पाएगा पूरी प्रेगनेंसी का, पूरे 9 महीनों में। तो इसके लिए ऐसी महिलाओं को जिनको ऑलरेडी पहले से वॉल्व की शिकायत है या हम जिसको बोलें कि जिनको जन्मजात कंजेनिटल हार्ट डिसीज़ है उनको, या इसके अलावा जिनका पहले वॉल्व चेंज हो चुका हो, या यही जो बीमारियां हैं जो कंजेनिटल हार्ट डिसीज़ जिनका पहले सर्जरी से रिपेयर हो चुका हो, तो ये सब महिलाएं होती हैं जिनको इवन गर्भधारण करने के पहले भी, और जो मैंने हाई रिस्क कंडीशंस बताई, यदि जो हाई रिस्क कंडीशन जो मैंने उसके पहले बताई थी, उन सारी रिस्क कंडीशन में महिला ऑलरेडी है, प्रेगनेंसी के पहले ही है, तो उसको गर्भधारण करने के पहले डेफिनेटली अपने डॉक्टर से जाके मिल लेना चाहिए कि वो ये चीज़ की तरफ उसका डिसीजन ले कि ना ले। जी,
चलिए, तो गर्भावस्था के दौरान हृदय पे किस तरीके से असर होता है और संबंधी समस्याओं को लेकर आज हम जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर क्षितिज हमारे साथ जुड़े हैं। टेलीविजन स्क्रीन पे लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर क्षितिज से आप सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर क्षितिज, आप ये बताएं कि अभी तो आपने बताया कि महिला पर क्या कुछ असर पड़ सकता है कि अगर कुछ हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो, लेकिन अब ये बताएं कि जिन महिलाओं को पहले से ही हाई बीपी हो, डायबिटीज अगर उनको होती है, तो उनके होने वाले शिशु पर आखिर क्या प्रभाव होता है, क्या इफेक्ट उन पर पड़ता है? हाँ, जिन महिलाओं को पहले से ही ब्लड प्रेशर की शिकायत है, देखिए इसमें दो कैटेगरी होती हैं। इसमें एक कैटेगरी तो ये होती है कि कोई महिला है और वो प्रेग्नेंट हुई और प्रेग्नेंट होने के बाद उसका ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हुआ कि उसको ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हुआ कि वो उसको उच्च रक्तचाप या उसको हाई बीपी की शिकायत है। तो एक तो ये हो सकता है कि उसको पहले भी बीपी रहा हो, तो इसकी गाइडलाइन बनाई गई हैं, इसके सेट मार्क बनाए गए हैं कि यदि 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी के पहले ही उसको ब्लड प्रेशर हाई मिलता है या वो पहले से ही हाइपरटेंशन की शिकायत है, तो वो एक अलग कैटेगरी होती है। और एक कैटेगरी ये होती है कि 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाने के बाद उसको बीपी बढ़ा। इन दोनों ही कंडीशंस में जो पहले से ही जिसको बीपी है, जिसको हम बोलते हैं क्रोनिक हाइपरटेंशन, कि गर्भावस्था की वजह से बीपी नहीं हुआ, उसके पहले से ही बीपी चल रहा था, तो जो क्रोनिक हाइपरटेंशन की महिला है उसका उस महिला का बीपी थ्रू आउट प्रेगनेंसी, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान, पूरी गर्भावस्था के दौरान उसका बीपी कंट्रोल रहना चाहिए। सारी बीपी की जो दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ शिशु के लिए, गर्भस्थ शिशु के लिए सुरक्षित नहीं होती। कुछ सुरक्षित होती हैं, कुछ नहीं होती। तो वो ऐसी महिलाएं जिनको पहले से ही बीपी की प्रॉब्लम है, वो पहले अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ से या हृदय रोग विशेषज्ञ से मिलें कि वो गर्भधारण करने वाली हैं या उसका उन्होंने डिसीजन लिया है, तो क्या उनकी दवाइयों में वो मॉडिफिकेशन कुछ करना चाहिए, उनकी दवाइयाँ कुछ चेंज करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये होती है जिनको 20 हफ्ते के बाद डिसीजन जिनको पता चला है, तो इनमें एक कंडीशन होती है प्रेगनेंसी में जिसको बोलते हैं प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया, जिसमें सडनली बीपी, महिला का बीपी 160-105 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज़्यादा बढ़ जाता है और पेशेंट को कई बार मिर्गी के दौरे भी पड़ने लगते हैं। तो जिन महिलाओं में ये बीपी बढ़ा हुआ रहता है पहले से, या जिनको 20 वीक के बाद, या जेस्टेशनल डायबिटीज़ जेस्टेशनल हाइपरटेंशन जिसको हम बोलते हैं 20 वीक के बाद, इन दोनों टाइप की महिलाओं में ये प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया की घटना होने के चांसेस रहते हैं। साथ ही चूँकि ये बीपी यदि थ्रू आउट इनका प्रेगनेंसी में बढ़ा रहे, तो गर्भ में पल रहे शिशु की ग्रोथ जो होती है वो थोड़ी बहुत कम हो सकती है। इसके अलावा गर्भ में पल रहे शिशु को कि ये भी हो सकता है कि ऐसे महिलाओं को टर्म पूरा, मतलब पूरे 9 महीने पूर्ण होने के पहले ही प्रसव वेदना शुरू हो जाए और प्रसव हो जाए, तो जिसको हम बोलते हैं प्री टर्म डिलीवरी। तो प्री टर्म डिलीवरी के भी चांसेस होते हैं। इसके अलावा ऐसी महिलाओं को कि जो गर्भ में पल रहा, जो मैंने बताया कि उसका ग्रोथ रिटार्डेशन होता है, जिसको बोलते हैं इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, IUGR, ये कंडीशन होती है कि जो गर्भ में पल रहा शिशु है वो उतने अच्छे से ग्रोथ नहीं दिखाता जितना अच्छा नॉर्मल महिलाओं में दिखाता है। तो जिन महिलाओं को ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, इवन डायबिटीज़ की भी जो महिलाएं होती हैं जिनको पहले से डायबिटीज़ हो, उनके बच्चों में भी इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलता है। तो ऐसी महिलाओं को टाइम टू टाइम अपने महिला रोग विशेषज्ञ से जाके मिलते रहना चाहिए और टाइम टू टाइम अपनी सोनोग्राफी कराते रहना चाहिए, ताकि ये देख सके कि जो गर्भ में पल रहा शिशु है उसकी ग्रोथ बिल्कुल सही हो रही है जी। ये तो हो गई बात। इसमें एक डायबिटीज़ में एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि जिन महिलाओं को पहले से डायबिटीज़ होती है उन महिलाओं में कुछ कंजेनाइटल, उन महिलाओं के बच्चों में, जो गर्भ में पल रहे शिशु में, कुछ कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ देखने को मिली हैं, जिसका कि ये बोल सकते हैं कि 100 डायबिटीज़ की महिलाएं हैं तो कम से कम 3 से 4% महिलाओं में के गर्भ में पल रहे शिशु में ये बीमारियां, जिनको मैंने बोला था जन्मजात जो हृदय रोग विकार होते हैं, जिसमें हृदय में छेद होना या फिर शरीर का नीला पड़ना, ये चीज़ें उनके बच्चों में मिल सकती हैं। तो इसलिए डायबिटीज़ की महिलाओं को भी स्पेशल ख्याल रखना पड़ता है कि उनकी शुगर पूरी तरीके से कंट्रोल रहे और वो टाइम टू टाइम अपनी महिला रोग विशेषज्ञ से मिलती रहे। साथ में उनके गर्भ में पल रहे शिशु का भी बीच बीच में सोनोग्राफी होती रहे, ताकि वो ये देख सकें कि उनके शिशु की ग्रोथ अच्छी है। दूसरा एक स्कैन होता है जिसमें गर्भ में पल रहे शिशु का ये देख सकते हैं कि उसके हार्ट में कोई अनोमली तो नहीं है, तो वो स्कैन भी वो 18-20 वीक के बाद करवा लें। तो ये सब चीज़ें इनको ध्यान रखना पड़ती है। चलिए, तो ये हमने जाना कि महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही शिशु पर जो असर पड़ेगा उस पर हमने बात की। अब ये बताएं डॉक्टर क्षितिज कि जिस तरीके से अगर किसी महिला के वॉल्व में अगर परेशानी हो और वो एक्सपेक्ट अगर कर रही हो, तो इस दौरान महिला को क्या कुछ सावधानियां बरतनी हैं? जी, यदि महिला का वॉल्व में परेशानी है तो
पहली बात तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो यूरोपियन गाइडलाइन है वो यही बोलती है कि सबसे पहले वो गर्भधारण के पहले ही जाके डॉक्टर से सलाह ले ले और एक बार उसका इकोकार्डियोग्राफी वो करवा ले कि उसका प्रेगनेंसी के पहले का या गर्भधारण करने के पहले का हार्ट का स्टेटस, हार्ट की कंडीशन, हार्ट की अवस्था क्या है। यदि तो पहले से ही, अब इसमें जैसे मैंने बोला वॉल्व की परेशानी है, तो वॉल्व की परेशानियों में दो तरीके हो सकते हैं, या तो वॉल्व में सिकुड़न हो सकती है या फिर वॉल्व में लीकेज हो सकता है। यदि तो ये सिकुड़न नॉर्मल दर्जे की है, बहुत ज़्यादा सिकुड़न नहीं है, नॉर्मल तो नहीं बोल सकते, सिकुड़न कोई भी हो नॉर्मल नहीं होती है, लेकिन उसकी ग्रेड बनाई गई है कि कुछ ज़्यादा सिकुड़न है कि कम सिकुड़न है। यदि वो सिकुड़न इतनी सिग्निफिकेंटली ज़्यादा नहीं है तो वो महिला अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन यदि उस महिला को ऑलरेडी सिकुड़न है बहुत ज़्यादा और उसने ये चेकअप नहीं कराया था गर्भधारण करने के पहले, और अब गर्भ आ चुका है 4-6 हफ्ते या इवन 12 वीक या 15 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी हो चुकी है और सिकुड़न बहुत ज़्यादा है, तो इन कंडीशन में इन पेशेंट्स को 20 वीक से के ऊपर जाके चौथा महीना पूरा कर लेने के बाद उस सिकुड़न का इलाज कराना होता है, जिसको बोलते हैं बलून सर्जरी होती है, एक बलून माइट्रल वल्वोटॉमी। तो वो चीज़ करनी होती है, उसमें सर्जिकल इंडिकेशन लगता है, मतलब उसमें जाके पेशेंट को बलून का वॉल्व के अक्रॉस हम एक बलून डालते हैं और उस बलून को फुला के उस वॉल्व के जो सिकुड़न है उसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि वो महिला 8वें-9वें महीने तक भी चली जाएगी, लेकिन जब डिलीवरी का समय आएगा तो डेफिनेटली उस महिला को परेशानी हो जाएगी, और वो परेशानी इतनी ज़्यादा होगी कि पेशेंट को हो सकता है उस पेशेंट की जान की भी खतरा हो जाए। तो यदि तो सिकुड़न उस ज़्यादा लेवल की नहीं है तो कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन यदि कोई सिग्निफिकेंट सिकुड़न है तो वो दिक्कत कर सकती है। सिमिलरली यदि लीकेज भी बहुत ज़्यादा लेवल का है तो ऐसे महिलाओं को प्रेगनेंसी के यदि शुरुआत के कुछ महीनों में दिक्कत नहीं भी आई तो भी आखिरी महीने में दिक्कत आ सकती है। लेकिन अमूमन ये बोला जाता है कि लीकेज से ज़्यादा सिकुड़न वाली महिलाओं को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा वॉल्व में एक और कैटेगरी होती है कि प्रोस्थेटिक वॉल्व वाली एक पेशेंट्स होती हैं जिनको ऑलरेडी धातु का वॉल्व लगाया जा चुका है, जिनका वॉल्व ख़राब था, उनकी ऑलरेडी सर्जरी हो चुकी है और धातु का वॉल्व लगाया गया है। तो वॉल्व दो तरीके के होते हैं, एक तो टिश्यू वॉल्व होता है और एक धातु का वॉल्व होता है। टिश्यू वॉल्व वाली महिलाओं को ये एक गोली होती है जिसका नाम होता है वारफारिन या एसिट्रॉम, वो गोलियां नहीं लेना पड़ती। लेकिन जो धातु का वॉल्व वाली महिलाएं होती हैं उनको ये गोलियां लेना पड़ती हैं, बिना रोके ये गोलियां लेने होती हैं। तो यदि वो महिला ऑलरेडी प्रोस्थेटिक वॉल्व वाली है और उसको ये गोली ले रही है, धातु का वॉल्व लगा हुआ है, तो उसको ये गोलियां जब वो प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है उसके बाद कुछ हफ्तों के लिए छोड़ना रहती हैं, उसकी जगह पे वो गोलियों की जगह इंजेक्शन लेना होते हैं, और जब उसकी 36 हफ्ते की प्रेगनेंसी पूरी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद वापस उसको वो गोलियां बंद करना होती हैं और वापस से उसको वो इंजेक्शन लेना होते हैं। तो इसलिए ऐसी महिलाओं को दोनों ही डॉक्टर से, अपने हृदय रोग विशेषज्ञ से भी और अपने महिला रोग विशेषज्ञ से भी इवन गर्भधारण के पहले ही मिल लेना चाहिए, ताकि वो चीज़ हमको पता रहे, उसका हृदय का स्टेटस हम पहले से पता रखें। चलिए आगे भी हम इस पे बात करेंगे। फिलहाल एक कॉलर वंदना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जी वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या जानना चाहती हैं आप? जी मैडम नमस्ते। मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहती हूँ कि हमें अपने हृदय की कार्य क्षमता का पता करने के लिए क्या टेस्ट कराना चाहिए? जी, हृदय की कार्य क्षमता का पता करने जी, उसके लिए इकोकार्डियोग्राफी होती है, जो मैं अभी आप बात ही कर रहा था। इकोकार्डियोग्राफी करने से हमको ये पता चल जाता है कि हृदय का पंपिंग फंक्शन कैसा चल रहा है। इकोकार्डियोग्राफी में हमको ना केवल उसकी पंपिंग फंक्शन का पता चलता है, हमें वॉल्व के लीकेज का भी पता चल जाता है कि कहीं कोई आपका वॉल्व ख़राब तो नहीं है, किसी वॉल्व में कोई लीकेज तो नहीं है, किसी वॉल्व में कोई सिकुड़न तो नहीं है, और हृदय का पंपिंग फंक्शन क्या चल रहा है। तो ये चीज़ करा लेनी चाहिए इकोकार्डियोग्राफी। यदि आपका हृदय पहले से असामान्य है, नॉर्मल है तो करने की ज़रूरत नहीं है पहले से ही, लेकिन यदि असामान्य है, पहले आपको प्रॉब्लम आ चुकी है हृदय रोग की, तो गर्भधारण के पहले वो चीज़ करा लेनी चाहिए, या कम से कम जब भी पता चले कि प्रेगनेंसी है, कंफर्म हो चुकी है, तो उसके बाद तो भी वो जांचें करा लेनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर क्षितिज, हमने तमाम टॉपिक्स को कवर किया है, लेकिन समय की कमी है। एक आखिरी मैसेज या कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें तो? जी, मेरा बस यही बोलना था, ये इस विषय को सामने लाने का यही कारण था कि धीरे धीरे करके जैसे जैसे मेडिकल साइंस ने तरक्की करी है, तो समाज में ऐसी महिलाओं की भी संख्या बढ़ती जा रही है जिनको जो अपनी किशोर अवस्था के समय या बचपन के समय किसी वजह से सर्जरी हुआ है या वॉल्व रिप्लेसमेंट हुआ है और अब वो प्रेगनेंसी वाली अवस्था में पहुंच चुकी हैं, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में पहुंच चुकी हैं। तो ऐसी महिलाओं को ये ना सोच लें कि वो उनका पहले पहले ट्रीटमेंट हो चुका है, रिपेयर हो चुका है, तब उनको कोई खतरा नहीं है। वो इसको लाइटली ना लें। जब भी ऐसी कोई कंडीशन है, वो गर्भधारण के पहले वो एक बार अपने फैमिली फिजिशियन से और यदि हो सके तो हृदय रोग विशेषज्ञ से ज़रूर मिल लें,
कि कुछ इसमें पहले से इको करके यदि हम जान लें कि हृदय की कंडीशन क्या है, तो पूरी प्रेगनेंसी हम स्वस्थ रूप से वो पूरा कर सकती हैं और आने वाले बच्चे के लिए भी वो अच्छा रहता है। जी बिल्कुल, तो डॉक्टर की निगरानी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और समय समय पर चेकअप करवाना भी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ डॉक्टर क्षितिज जुड़ने के लिए। आपने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज हमारे ऑडियंस के साथ शेयर की है। थैंक यू। तो देखिए, इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे हम एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही आपको बताएंगे उसके उपाय। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।